Hello students, how are you? Welcome in the class of economics again. As you know that we have started chapter number 2 of microeconomics, the consumer behavior. इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे और अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, नहीं समझा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, ताकि आपको जो पिछले पार्ट्स हैं, जो पिछले जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से अवेलेबल हो सकें। पहले आप उनको देखें, समझें, अच्छे से समझें कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब बेसिक के रूप में काम करते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ सकेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो उसका मीनिंग क्या है वो देखा था। ओके, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो आगे बढ़कर हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों हैं, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, हाउ कैन वी शो विथ टेक्सचुअल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। टेक्स्ट में, रिटर्न वे में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ डायग्राम में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजप्शन, उसकी यूनिट्स का कंजप्शन कंटिन्यू करता है तो क्या कंडीशन उसकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में होती, क्या चेंजेस आते हैं, कैसे उनके कर्व मूव करते हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे रिलेटेड जो डायग्राम बनता है वो अपने सामने ये इस प्रकार से है। अब ये कंडीशन क्यों होती है वो आगे इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसमें समझेंगे। यहाँ पर हम यही समझेंगे कि किसी भी कंज्यूमर के लिए अगर वो कंजप्शन कंटिन्यू कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है उसके लिए जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, उसका शेप आपके सामने है। तो हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट आर द मेन बेसिक रिलेशनशिप्स बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यू करेगा तो सबसे फर्स्ट टोटल यूटिलिटी, एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस marginal utility of that commodity tends to decline but remain positive। फर्स्ट रिलेशनशिप ही अपने सामने यही है कि जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी, सपोज एक्स है, उसका कंजप्शन कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज तो होगा पर वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगा, बढ़ेगी पर ट्रेंड देख रहे हैं आप, डिमिनिशिंग ट्रेंड है। अगर ये वाला ट्रेंड होता तो उसको हम इंक्रीजिंग ट्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेंड आ रहा है वो कौन सा ट्रेंड है, डिमिनिशिंग ट्रेंड है। इस ट्रेंड से ये देख रहे हैं आप, ये जो है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे कमोडिटी कंजप्शन इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होगी मगर डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगी, साथ साथ मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउन ट्रेंड में होगी, डाउन ट्रेंड में होगी, डाउनफॉल में होगी, गिरती हुई होगी पर पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो एक बार वापस बता देता हूँ आपको मैं, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है इसमें, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन बट रिमेन पॉजिटिव। यानी उस कंडीशन में जो टोटल यूटिलिटी जो बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो कम होगी पर वो पॉजिटिव रहेगी किसी भी कंज्यूमर के लिए। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। इस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देख रहे हैं आप, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, जीरो। ये तो जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यू कर रहा है तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो उस कंडीशन में उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो होगी। हमेशा ध्यान रखना। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी कंडीशन या आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछें, ऑब्जेक्टिव में पूछें कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज जीरो देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी when total utility is maximum, not zero, when total utility is maximum, in this condition marginal utility will be zero, negative, plus, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, जीरो होगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड रिलेशनशिप, when total utility tends to decline, when total utility tends to decline, जब टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम होने के बाद घटने लग जाती है, ये क्यों घटती है वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए कंटिन्यू, मगर ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम होने के बाद वो डाउन ट्रेंड में आती है और डाउन ट्रेंड में जब आती है उस कंडीशन में आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है
वो क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव, मतलब वो क्या हो गया 0 से नीचे हो गया है। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा और छोटा करके आपको बताता हूँ। ये आपके सामने देख रहे हैं आप, इसमें जब टोटलिटी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग ट्रेंड में है, तो उस कंडीशन में मार्जिनलिटी क्या है यहाँ पर 0 से नीचे है, इसलिए ये नेगेटिव फॉर्म में होगी। ओके, तो अगर टेक्सचुअल फॉर्म में हम देखें यहाँ पर, तो डायग्राम ये जो रिलेशनशिप है आपके सामने है। फर्स्ट, टोटलिटी बिफोर द सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि एक करेक्शन है, वो ध्यान रखना, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट नहीं होगा, यहाँ पर आपको करना है डिक्रीजिंग रेट। जब आपके पास जो नोट्स हैं उन नोट्स में आप करेक्शन कर देना डिक्रीजिंग, ओके, नॉट इंक्रीजिंग। जैसा कि डायग्राम मैंने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप इस करेक्शन को ध्यान रखना, नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सैचुरेशन पॉइंट, तो इस सैचुरेशन पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ। सैचुरेशन पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जिस पर, यानी जब कंज्यूमर यहाँ पर कंजप्शन को करता है, सपोज यहाँ पर वो 8 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है किसी कमोडिटी की, तो उस कंडीशन में उसके लिए जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो गई है ना। इसका मतलब उसका सेटिस्फेक्शन फुल हो चुका है, और उस कंडीशन में मार्जिनलिटी 0 है। इसका मतलब व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनलिटी इज 0, इट इज द पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट मतलब सैचुरेटेड वाटर आपको पता है, जैसे कि आप एक ग्लास में पानी लें, उसमें नमक घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं, शक्कर घोलते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी उसके बाद नमक भी उसमें नहीं घुलेगा, जो शुगर है वो भी उसमें मेल्ट नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेशन कंडीशन। मतलब उसके बाद यानी वो कंप्लीट हो चुका, उसके बाद और कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास जो टोटल यूटिलिटी है, उस टोटल यूटिलिटी में हम बताते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट के पहले, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले जो टोटल यूटिलिटी है वो कंटिन्यू इंक्रीज होगी, मगर डिमिनिशिंग ट्रेंड में, मैंने करेक्शन बताया आपको, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउन ट्रेंड में होगी। ओके, सेकेंड रिलेशनशिप, when the total utility is maximum the marginal utility equals to 0। ये भी हमने देखा यहाँ पर, when total utility is maximum, maximum है तो उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 0, अभी हमने देखा था। एंड लास्ट थर्ड, as we have studied, after saturation point total utility decreases and marginal utility becomes negative। आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर समझा था अभी कि जब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेंड में आएगी, तो उस कंडीशन में मार्जिनलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो देयर आर थ्री बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। हमेशा ध्यान रखना, 3 बेसिक रिलेशनशिप होते हैं, एग्जाम में आपको पूछते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से आपको बनाना है। अब आप कॉपी में काम कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, आपको हेडिंग लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। जो टेक्सचुअल फॉर्म है रिलेशनशिप की वो आपको नहीं लिखनी है। वापस बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है और टेक्सचुअल फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। अब ये डायग्राम बनेगा कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आती है डायग्राम बनाने में, तो डायग्राम कैसे बनेगा वो आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर y एंड x एक्सिस। ठीक है, फिर आपको बनाना है टोटल यूटिलिटी कर्व, ये इस फॉर्म में होगा। ध्यान रखना, टोटल यूटिलिटी कर्व आपको ये ऐसे नहीं बनाना है, आपको कैसे बनाना है, ये ऐसे। देख रहे हैं डिमिनिशिंग ट्रेंड में, वापस बता रहा हूँ, ये ट्रेंड होगा, ना कि ये वाला ट्रेंड। तो सोच लेना, आपको ये वाला ट्रेंड बनाना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने बनाया टोटल यूटिलिटी कर्व। फिर ध्यान रखना है, जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, वापस बता देता हूं, ये यहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो यहां से आपको एक लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से। फिर आपको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बना देना है, ये इसको मिलाता हुआ, इस पॉइंट को मिलता हुआ, 0 मिलता हुआ, तो आपके डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। एग्जाम में ध्यान रखना, सिंगल हैंडेड डायग्राम होना चाहिए, बार बार उस पर इरेजर का यूज़ नहीं दिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छे से किया है, आपको जो डायग्राम आता है बहुत क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो ये है टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व।
टोटलिटी एंड मार्जिनलिटी क्या है ये हम लास्ट पार्ट में, लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इजी वे से उस पार्ट को देख सकते हैं। साथ साथ फर्स्ट चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको उस पर मिल जाएगा। ओके, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर भी आप समझ सकते हैं उस सभी लिंक पर क्लिक करके। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपन ने? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्यों होता है? ये जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रही है, डिमिनिशिंग ट्रेंड से बढ़ रही है, मैक्सिमम फिर घट रही है, माइनॉरिटी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कारण है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी कंटिन्यू, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करें और साथ में अपना जो नेम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले किन किन बच्चों ने पूरा पूरा वीडियो, पूरा पार्ट अच्छे से देखा है, समझ रहे हैं। और लाइक करने से पता चलेगा कि आप वास्तव में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने जो अभी थोड़ी देर पहले, यानी अभी जो हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी की है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व होते हैं, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होते हैं? जनरली देयर आर 3 रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये इसके पीछे कारण क्या है? वाई टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, रीच मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स डिक्लाइन। कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी कंजप्शन करता है तो उसके लिए, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है। कोई भी कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को कंजप्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके लिए टोटल यूटिलिटी कर्व पहले डिमिनिशिंग ट्रेंड बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, और उसका जो माइनॉरिटी कर्व है वो डाउन ट्रेंड में ही होता है। इसके पीछे क्या कारण है वो हमें आप समझेंगे। वो आप देख रहे हैं आप सामने आपके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है सामने? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंटिन्यू डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। तो पहले इसको समझते हैं क्या है, इसका फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे। ओके, तो इसको, इस पार्ट को स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब वीडियो को पूरा देखो। रेजोल्यूशन का ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो क्लियरली विजिबल नहीं है तो सेटिंग्स में जाकर इसके जो होते हैं ना 144, 240, इसके जो रेशो हैं इसकी विजिबिलिटी के, इसकी क्लियरिटी के, वो आपको बढ़ा देनी है। आप 480 या 360 देखिए तो आपको क्लियर नजर आएगा। ओके, तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी? इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, marginal utility decreases. In other words, marginal utility tends decline as consumption of commodity increases. As consumption of commodity increases, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे जैसे किसी कमोडिटी कंजप्शन इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसके लिए मतलब जिस कमोडिटी का कंजप्शन किया जा रहा है, सपोज बनाना है, एप्पल है, आइसक्रीम है, कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफ़ी है, किसी भी कमोडिटी कंजप्शन कंटिन्यू कर रहे हैं तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। ठीक है, जैसे कि हम बनाना को ले लें, तो बनाना को अपन लेते हैं यहाँ पर, कंजप्शन ऑफ बनाना, एज कंजप्शन ऑफ बनाना इंक्रीजेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना टेंड्स टू डिक्लाइन, वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पर वो डिमिनिशिंग पार्ट में होगी। ओके, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन वी इंक्रीजेस द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देयर मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज इन द इनिशियल स्टेज। मार्जिनल यूटिलिटी मे बी इंक्रीज बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट विल डेफिनेटली डिक्रीज। ये क्या बताता है कि हो सकता है किसी कंडीशन में किसी कमोडिटी के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो स्टार्टिंग में बढ़े पर
घटेगी जरूर, डिमिनिशिंग पार्ट में जरूर आएगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो बहुत सी बुक्स में क्या होता है, आपके स्टार्टिंग से डिमिनिशिंग ट्रेंड में होता है, और बहुत सी बुक्स में या किसी नेट पर आप सर्च करेंगे तो उसमें क्या बता रखा है आपको कि पहले माइनॉरिटी बढ़ेगी उसके बाद डिमिनिशिंग ट्रेंड में आएगी। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि इन द इनिशियल कंडीशन माइनॉरिटी पहले बढ़े उसके बाद वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में आए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक में बता रखा है कि एज कंजप्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होगा 1 2 3 4 5 6 यूनिट, तो उसके रिलेटेड जो माइनॉरिटी है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगी। ठीक है, यह जो माइनॉरिटी कर्व बनेगा वो घटता हुआ ही होगा, वो आगे अभी अपन बनाएंगे। तो दिस लॉ वाज रेंडर्ड इन 1854 बाय H.H. गोसेन। ठीक है, ध्यान रखना 1854 में सबसे पहले H.H. गोसेन ने इस लॉ के बारे में बताया था, और जेवंस ने इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ बताया। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। किसने बताया? जेवंस ने। ठीक है, सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब समझेंगे। तो थोड़ा बहुत डिस्कस अपन करेंगे जब हम यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू इन केस ऑफ टू क्वांटिटी को लेंगे, जब कंज्यूमर दो क्वांटिटी कंजप्शन कर रहा है यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू, तब वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी बेसिक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर H.H. गोसेन का जो फर्स्ट लॉ बताया जेमस ने वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एजम्पशन, जब हम इस लॉ की स्टडी करते हैं, मतलब हम मान रहे हैं कि अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी कंजप्शन कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जिस कमोडिटी कंजप्शन कर रहा है, अगर एप्पल का कंजप्शन कर रहा है तो एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी, अगर वो बनाना कंजप्शन कर रहा है तो बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी, अगर वो टी का कंजप्शन कर रहा है तो टी की मार्जिनल यूटिलिटी। तो जिस कमोडिटी कंजप्शन कर रहा है तो हर अगली यूनिट का जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ाएगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड में होगी। तो इसके पीछे कुछ हमने बातें मानी, एजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हैं, अगर वो होगी तो ही हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं, ये लॉ बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है, वो ही पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो एजम्पशन है वो है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसिडर्ड रेशनल। हमने माना है कि कंज्यूमर रेशनल, उसका बिहेवियर रेशनल है, वो विवेकशील है, यानी उसे पता है कि मैं अपनी इनकम को कहाँ लगाऊं जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगा। हमने एक इकोनॉमिक पर्सन को लिया है, ओके, यहाँ पर सोशल पर्सन को नहीं लिया है, उसकी सोशल लाइफ, उसकी मैरिज लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। वो जो पैसा खर्च कर रहा है उस पैसे से, उस मनी से, उस इनकम से वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे लेगा, इस प्रकार से वो बिहेवियर करता है। सेकेंड, यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड मनी इज यूज फॉर इट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूटिलिटी को मेजरेबल माना है, मार्शल ने बताया था कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, ऐसा माना गया है, मगर वास्तव में यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है। ओके, ध्यान रखना, हम किसी भी कमोडिटी कंजप्शन करते हैं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं, वी कांट मेजर। पर यहाँ पर माना गया है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड उसके लिए मनी जो है वो यूज हो रहा है, मतलब जिस कमोडिटी के लिए हम ज़्यादा प्राइस पे करते हैं उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, हायर होगी, और जिस कमोडिटी की प्राइस लो है उसके लिए मार्जिनल या यूटिलिटी भी कम होगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंसिडर्ड स्टेबल। अब हमने मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना। ये ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, MUM, मतलब ये बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब यहाँ पर ये है कि हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। किसी कमोडिटी की एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से या एक यूनिट कम कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा, इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा रुपी, 1 रुपी, जैसे कि सपोज 1 रुपये अगर एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है किसी कमोडिटी पर या फिर वो कम कर रहा है, तो उसकी भी, जो रुपया खर्च कर रहा है उसकी भी एक डिजायर्ड यूटिलिटी उसके माइंड में होती, मतलब वो जो एक्स्ट्रा रुपया खर्च कर रहा है उससे डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन अपने माइंड में रखता है। जैसे कि आपने 10 रुपये किसी आइसक्रीम पर लगाए हैं या फिर एक कचौरी या समोसे पर लगाए हैं, तो एक डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन आप अपने माइंड में रखते हैं कि मैंने 10 रुपये खर्च किए हैं, तो उससे जितना सेटिस्फेक्शन आपने माइंड में सेट किया है उतना सेटिस्फेक्शन आपको उस कमोडिटी से मिलना ही चाहिए।
मतलब ये कि आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं या हम जो पैसा खर्च करते हैं, उस मनी की एक यूटिलिटी होती है, उस यूटिलिटी को यहाँ पर स्टेबल माना है। अब स्टेबल क्यों माना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने पास बड़ा रुपया खर्च करते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास 100 रुपए के 10 नोट हैं, मतलब 1000 रुपए, 1000 रुपीज है, 100 रुपए के 10 नोट है, मतलब आपके पास 1000 रुपये हैं। आप फर्स्ट नोट एक्सपेंड करते हैं, सेकंड एक्सपेंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 4 करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 5 करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब जब 6, 7, 8, 9 या फिर 10 अगर आपने 8 नोट खर्च कर दिए, मतलब 800 रुपीज के नोट जो आपने एक्सपेंड कर दिए, 800 रुपीज आपने एक्सपेंड कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? 200 रुपये, है ना। तो वो 200 रुपये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। करते नहीं करते हैं? कैसे खर्च कर देंगे? आपके पास 500 रुपये हैं, आप 100 रुपये खर्च करते हैं इनिशियली, और फिर एक और 100 रुपये खर्च करते हैं, तो ऐसे खर्च कर देंगे? बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। मतलब सेकंड 100 रुपये का नोट जो होगा वो फर्स्ट 100 रुपये के नोट से आपके लिए माइंड में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रखता है, डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन, आप उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, है ना। वो कहलाता है माइजॉरिटी ऑफ मनी। मतलब फर्स्ट 100 रुपये की जितनी जो सेटिस्फेक्शन हमारे माइंड में था, सेकंड 100 रुपीज़ की उसकी ज़्यादा होगी, थर्ड की और ज़्यादा होगी, फोर्थ की और ज़्यादा होगी, फिफ्थ की और ज़्यादा होगी। यानी जैसे जैसे आपके पास पैसा कम होता जाता है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है मनी का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो MUM जो होगा, MUM कर्व जो बनेगा, वो क्या होगा? अपवर्ड ट्रेंड में होगा MUM। मगर यहां पर ऐसा नहीं माना है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना है। ध्यान रखना, इसको क्या माना हमने? कांस्टेंट माना है। तभी कंज्यूमर अपने पास पैसा जो होता है वो खर्च करता है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर बढ़ता हुआ मान लें और MUX नीचे घटता हुआ, तो फिर हम इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एजम्पशन मानी है कि MUM को कांस्टेंट माना गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। बेटा, ये जो मार्जिनल ऑफ मनी है बहुत छोटा वर्ड है, मगर बहुत डीप कॉन्सेप्ट रखता है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए और वापस देखिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट, द यूनिट्स ऑफ द कंज्यूम्ड आइटम शुड बी यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर साइज एंड प्रॉपर्टीज। मतलब जो कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसकी टोटल यूनिट्स जितनी भी हैं, मतलब आप रोटी कंज्यूम कर रहे हैं तो सभी रोटी लगभग यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं कोई छोटी रोटी, कोई बड़ी रोटी, कोई उससे छोटी रोटी। तो उस कंडीशन में मेजॉरिटी जो होगी वो वेरी करेगी, अलग अलग होगी। हो सकता है कि फर्स्ट में कम हो, फिर बढ़ जाए, फिर यूँ हो जाए, फिर आपस यूँ हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी यूनिट्स क्या होने चाहिए? यूनिफॉर्म होने चाहिए। क्लियर? एक जैसी होनी चाहिए, और उनकी क्वालिटी भी एक जैसी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट रोटी जली हुई हो, सेकंड रोटी अच्छी हो और थर्ड रोटी वापस जली हुई हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर आप कप ऑफ टी कंज्यूम कर रहे हैं तो जितने भी कप हैं वो सेम साइज में भरे होने चाहिए, चाय से या कॉफ़ी से। उनमें शक्कर, है ना, शुगर, टी, कॉफ़ी का लेवल जो है, क्वांटिटी वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं टेस्ट में चेंज हो तो मेजॉरिटी होगी वो भी अलग अलग हो जाएगी। और प्रॉपर साइज भी होनी चाहिए। मैंने बताया ना, पूरा कप भरा हुआ, ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ टी, आइसक्रीम, बनाना, एप्पल, 1 चपाती, है ना, ये सभी एक प्रॉपर वे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटे छोटे चावल के दाने ले लें या फिर पोहे ले लें, छोटे छोटे अनार के छोटे छोटे दाने ले लें, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्लियर? तो अब हम इसको समझते हैं। इसके 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब 2 और एजम्पशंस हैं, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन इज कंटिन्यूस। मतलब जो कंजप्शन हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में गैप आ जाए। आप ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो कंटिन्यू खाना खाएं। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद आप एक रोटी खा रहे हैं, वापस 2 घंटे बाद एक रोटी खा रहे हैं, तो आपके लिए जो माइनॉरिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है हर अगली रोटी से, चपाती से, वो बढ़ता हुआ होगा। तो एक तो बात ध्यान रखना है, कंजप्शन कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम हैबिट। कंज्यूमर की इनकम में या हैबिट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनकम कम हो जाएगी तो कमोडिटी कंज्यूम करेगा ही नहीं, उसको परचेज करेगा ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं करेगा। तो जो मेजॉरिटी हम लेना चाहते हैं वो हम देख ही नहीं पाएंगे। उसकी हैबिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार की वो आइसक्रीम का फ्लेवर उसको पसंद है तो वही खा रहा है। ऐसा नहीं है कि
स्ट्रॉबेरी से वो वेरी कर रहा है पाइनएप्पल की तरफ, तो वह नहीं चाहिए। जो भी फ्लेवर है वो भी सेम होना चाहिए, उसके हैबिट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। ओके, तो ये सभी एजम्पशन होगी तभी किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन से या कमोडिटी कंजप्शन के बाद उससे जो मार्जिनिटी मिलेगी किसी भी कंज्यूमर को, वो डाउन ट्रेंड में होगी। ये एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं, आपके सामने टेबल है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन थ्रू टेबल आपके सामने है। एज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द मार्जिनिटी ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू डिक्लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मार्जिनिटी है वो कमोडिटी कंजप्शन के साथ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वांटिटी बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5 बढ़ रही है, और यहाँ पर मार्जिनिटी क्या है उस कमोडिटी की, कम होती जा रही है। फर्स्ट यूनिट से उसको 15 यूनिट्स, सेकेंड यूनिट 15 यूटिल्स, सेकेंड यूनिट से उसको 10 यूटिल्स, थर्ड यूनिट से उसको 5 यूटिल्स, 4 यूनिट से उसको 0, उसके बाद 5। क्लियर? तो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है। अब इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम क्या बता रहा है। जैसे कि जो टेबल थी उसी टेबल को हमने यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो फर्स्ट यूनिट अगर कंज्यूम कर रहा है उसको कितने मिली, 15 यूटिल्स। मतलब सपोज आपने पहली रोटी खाई तो आपको 15 यूटिल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिला। क्लियर? अब आपने पहली रोटी खा चुके हैं तो जाहिर है आपकी जो भूख पहले से कम हो चुकी है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। तो आप जो सेकेंड रोटी खाएंगे उससे सेटिस्फेक्शन आपको कम ही मिलेगा। देख रहे हैं आप, जैसे सेकेंड यूनिट कंज्यूम की आपने चपाती रोटी की, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 10 यूनिट्स ही मिल रहा है, 10 यूटिल्स ही मिल रहा है। पहले से कम हो गया क्योंकि आपकी भूख शांत हो चुकी है, अब आपका पेट थोड़ा भर गया है। फिर आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सिर्फ 5 यूटिल्स ही मिल रहा है और कम मिलेगा क्योंकि आपका पेट अब भर चुका है या बढ़ने लगा है। फोर्थ यूनिट आपने कंज्यूम की तो आपको वहाँ पर जो मार्जिनिटी वो 0 हो गई। इसका मतलब 4 यूनिट कंज्यूम करने पर आपके सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। 3 यूनिट, 3 चपाती, 3 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर चुका था। आपने फोर्थ रोटी कंज्यूम की तो उससे आपको मिलने वाली जो मार्जिनलिटी वो 0 है, मतलब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपने ऐसे ही उसको खा लिया। अब सपोज उसके बाद भी आपको और ज़्यादा फोर्स किया जाए कि नहीं और एक्स्ट्रा तो खानी ही पड़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आपने फिफ्थ रोटी यहाँ पर कंज्यूम की है तो क्या देख रहे हैं, मार्जिनिटी जो क्या है वो माइनस में हो गई। मतलब आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर, -5। उल्टा बहुत सारी समस्या आपको दिक्कत आएगी। होता है जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेंगे, क्या होता है, पेट फूलना, जी घबराना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक होता है। उसके बाद और आप कंजप्शन कंटिन्यू रखेंगे तो जो यूनिट्स, जो कमोडिटी की यूनिट्स आपको सेटिस्फेक्शन प्लस में दे रही थी वो अब नेगेटिव हो जाएगा। आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है तो आप 1 2 3 4 5 6 कितनी कंज्यूम करेंगे, 10 15 20 पॉसिबल, नो, 2 3 और 4। जिससे से आप आइसक्रीम की यूनिट्स कंज्यूम करोगे सेम फ्लेवर की, तो आपको हर नेक्स्ट आइसक्रीम से आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा वो डाउन ट्रेंड में ही होगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप जैसे ही किसी आइसक्रीम की यूनिट कंज्यूम करोगे, एक आइसक्रीम आप कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपके लिए कुछ नहीं होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर आप और ओवर ईटिंग करेंगे तो उस कंडीशन में आपके लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? सामने आपके कि एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, सपोज यहाँ पर x है, हमने x को लिया है, अगर किसी यूनिट x की यूनिट्स को कंटिन्यू वो कंज्यूम कर रहा है तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउन ट्रेंड में होगी। कंजप्शन इंक्रीज होगा पर उसकी मार्जिनल डाउन ट्रेंड में होगी, डाउनवर्ड होगी, घटती होगी। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके उस एजम्पशन हमने देखा, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, कंज्यूमर शुड बी रेशनल। जो यूनिट्स है कंजप्शन की या कमोडिटी की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंजप्शन कंटिन्यू होना चाहिए। इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। जो मार्जिनिटी ऑफ मनी है, मतलब जो पैसा खर्च कर रहा है कंज्यूमर, उससे जो उसका डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन है वो उसके माइंड में सेम होना चाहिए, उसको हमने स्टेबल माना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो कंजप्शन है, कोई भी कंज्यूमर एक आइसक्रीम खाएगा, 2 खाएगा, उसके बाद नहीं खाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होता है पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए आगे कंजप्शन वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ओके,
तो ये इस पार्ट में, इस वीडियो में हमने समझा है व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटलिटी एंड माइनॉरिटी, और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में पूछते हैं कॉपी में काम कैसे करना है, नोटबुक में मैंने आपको बता दिया है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी है उसमें आपको जो इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो लिखनी है, फिर एजम्पशन नहीं लिखनी है, टेबल बनानी है और डायग्राम बनाना है। ओके, एक्सप्लेनेशन है, एजम्पशन नहीं करनी है। जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।